नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर के सामने विरोध को लेकर आप विधायक अमानतुल्लाह खान परेशानी में पड़ गए हैं। शाहीन बाग थाने में एमसीडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एमसीडी अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। आपको बता दें कि शाहीन बाग से जसोला तक अवैध कब्जे को हटाने के लिए इलाके में आज एक बार भी बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे ही शाहीन बाग बुलडोजर पहुंचा, स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और बुलडोजर के एक्शन का विरोध करने लगे। इस दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान बुलडोजर के आगे बैठ गए। आज आप विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से साउथ एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान को रोकने को लेकर अब और ज्यादा बवाल मच गया है और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम आज शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला तक अभियान चलाने वाली थी, मगर बुलडोजर से आज एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। केवल निगम के कर्मियों ने हाथों से कुछ कब्जे को हटाया। साथ एफएम संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट? एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल हर्ष, देखिए पहले मैं साफ कर दूं कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। और एफआईआर से पहले जो एमसीडी है उसकी तरफ से शाहीन बाग थाने में एक शिकायत जो है वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दी गई है और एमसीडी की शिकायत को जो है शाहीन बाग थाने में दर्ज कर लिया गया है। यानी अब कभी भी जो है वो दिल्ली पुलिस जो है अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर सकती है और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। और अमानतुल्लाह खान पर आरोप ये है कि शाहीन बाग में जब बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था, तो अमानतुल्लाह खान ने जो है वो बुलडोजर को रोकने की कोशिश की, यानी उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे आरोप जो है, जो शिकायत जो है दिल्ली पुलिस को एमसीडी की तरफ से दी गई है, उस शिकायत में इस तरीके के आरोप जो है वो अमानतुल्लाह खान पर लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमानतुल्लाह खान जो है उस जगह आज पहुंचे थे जहां बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था और उन्होंने वहां पर लोगों के साथ मिलकर जो है बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ऐसे में अब जिस तरीके से इस मामले में शाहीन बाग थाने में दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, तो अब उनकी मुश्किल जो है इस मामले में बढ़ सकती है। इस पूरे प्रकरण के बाद अमानतुल्लाह खान की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि जब ये पूरा मामला चल रहा था तब तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए थे, लेकिन अब केस दर्ज को लेकर अमानतुल्लाह खान की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, इस मामले में अभी अमानतुल्लाह खान का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि उन्होंने इस शिकायत के दर्ज होने से पहले जरूर मीडिया में बयान दिया है कि वहां पर जो है अतिक्रमण नहीं था और उन्होंने 3 दिन पहले ही शाहीन बाग के लोगों के साथ अतिक्रमण को लेकर जो एक बैठक की थी और उस बैठक में वहां के लोग जो है जो सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहा था उसको हटाने के लिए तैयार हो गए थे। और आज जब बुलडोजर पहुंचा तो उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी दुकानों से, अपनी अपनी मार्केट से जो है अतिक्रमण को हटा लिया था और यही वजह है कि बुलडोजर को जो है खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, क्योंकि शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण नहीं मिला। जी, बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होते ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। एमसीडी के
कार्रवाई का कांग्रेस और आप ने जमकर विरोध किया। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। उसके बाद आनन फानन में शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सीपीआईएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और निचली अदालत में जाने के लिए कहा। वहीं शाहीन बाग में एमसीडी की कार्रवाई पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने क्या मैं आज अपने इलाके के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि 4 दिन पहले मैंने एक यहाँ की तमाम आरडब्ल्यूएस को, तमाम मार्केट के जिम्मेदारों को, तमाम इलाके के जिम्मेदारों को बुलाया था और उनके साथ जाकर के पूरी रोडों का जायजा लिया था और जो जहां मुझे गलत लगा था वो मैंने हटवा दिया था और उन्होंने हटा लिया था। मेरी इस अपील को उन्होंने माना और जैद कॉलेज के बराबर में हारून साहब की एक मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो टेम्परेरी उन्होंने एक बाथरूम और वुजू खाना बना रखा था। मैंने उनसे जब अपील की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जेसीबी नहीं है, तो मैंने जेसीबी भेजी और उन्होंने मेरे इस आह्वान को खुद से तुड़वा लिया। मेरे इस बात को उन्होंने माना और उन्होंने खुद को तुड़वा लिया, जिसकी वजह से आज एमसीडी आई और एमसीडी को यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिला। और मैं बड़े दुखी मन से आज ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी और पुलिस की नॉलेज में था कि 13A जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। उसके बावजूद भी 1000 पुलिस वाले, 200 से ज़्यादा मीडिया, एमसीडी वाले बुलडोज़र लेकर आए। जब यहाँ इंक्रोचमेंट ही नहीं है तो फिर आप बुलडोज़र लेकर क्यों आए? तो ये सिर्फ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये जानते थे कि भाई अमानतुल्लाह वहाँ मिलेगा और बीजेपी को ये मौका मिल जाएगा कि बीजेपी जो है इंक्रोचमेंट हटाने आए और अमानतुल्लाह ने हटाने नहीं दिया। लेकिन मैंने बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई इंक्रोचमेंट मिला, तो उन्हें कोई इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं मिला। तो मैं फिर से अपने इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने चुनावी राज्यों में मिली हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। इसके लिए राजस्थान के उदयपुर में पार्टी का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका एजेंडा तय किया गया। चिंतन शिविर में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसके लिए कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। सोनिया और राहुल के अलावा सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने चिंतन शिविर के लिए पहले से ही कुछ कमेटियों का गठन कर दिया था। हर कमेटी में एक संयोजक रखा गया है और खास बात यह है कि कमेटी का नेतृत्व करने वाले ज्यादातर नेता पार्टी के नाराज गुट G23 से हैं। हालांकि पार्टी से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं पहुंचे और इस बैठक में प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह भी मौजूद नहीं थे। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट देखने को मिली। 0.48% की गिरावट के साथ रुपया डॉलर के मुकाबले 77.47 प्रति डॉलर पहुंच गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते स्तर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 77.47 प्रति डॉलर पहुंच गया है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल के दामों को 100 रुपए
और एलपीजी के दाम 1000 से अधिक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि आर्थिक दृष्टि से भारत इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो स्थिति आगे चलकर और भी गंभीर हो सकती है। राजद्रोह कानून पर केंद्र सरकार के दूसरे हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आईपीसी की धारा 124A की वैधता पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि राजद्रोह कानून की समीक्षा की जा रही है। सरकार ब्रिटिश काल के कानूनों की जकड़न दूर करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखना भी जरूरी है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई ना करे। केंद्र सरकार ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार इस बात को भी जानती है कि राजद्रोह कानून को लेकर न्यायविदों और दूसरे बुद्धिजीवियों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सरकार इन सभी विचारों का आदर करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार मामले पर फैसला देते हुए कानून को वैध करार दे चुका है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि देश की अखंडता को बनाए रखना बेहद अहम है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर कड़ी नाराजगी जताई। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर लीक आयोग कर दिया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। कल्पना कर सकते हैं जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितनी परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी है एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है। चंपावत उपचुनाव का परिणाम 3 जून को आएगा। दरअसल पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, इसलिए अब उपचुनाव हो रहा है। चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतौड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। नामांकन से पहले सीएम धामी आज सुबह बनबसा में सीएम कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सीएम धामी आज सुबह खटीमा में अपने कुलदेवता के मंदिर में मत्था टेक कर नामांकन के लिए घर से निकले और इस मौके पर उन्होंने कहा था कि चंपावत की जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद जरूर देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने चंपावत सीट पर कांग्रेस के निर्मला गहतौड़ी की चुनौती है। कांग्रेस ने निर्मला गहतौड़ी को चंपावत उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी उतनी जोरदार नहीं लग रही। राजनीति के जानकार निर्मला गहतौड़ी के रूप में सीएम धामी को कांग्रेस की ओर से वॉकओवर देना मान रहे हैं। और वहीं चंपावत उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मनोज भट्ट उर्फ ललित मोहन भट्ट को
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मैदान में उतारा है। मैंने आनंद फानंद में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सुखीढांग, चलती, अमोड़ी, क्यों वो तुम बड़े सुस्ती लग रहे हो, क्या बात है? तो ये सब आ रहा था क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मेरे से कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं, जो भी आता है। क्योंकि हमारा रास्ता यही था, हम खटीमा से पिथौरागढ़ जाते थे या पिथौरागढ़ से खटीमा आते थे, तो रास्ते में रुकते थे। ये जो मार्केट होता था, यहाँ का लोहा घाट का मार्केट है, आसपास का मार्केट है। तो ईजा अक्सर कहती थी मुझे पता नहीं था कि एक दिन जो है मैं राजनीति के इस दौर में पहुंच जाऊंगा कि चंपावत के लोगों को ही मेरी मदद के लिए आगे आना होगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये बचपन में मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सेवक का काम आप सबके आशीर्वाद से मिला है। उससे पहले कभी युवा मोर्चा में, कभी पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल 22 साल तक लगातार प्रदेश के मैं हर कोने कोने में गया हूं। और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस बार चुनाव में खड़ा होता तो सभी जगह से एक तरह से प्रस्ताव था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये मां पूर्णागिरी की भूमि है। मां पूर्णागिरी ने बुलाया, मां शारदा मैया ने बुलाया, गुंजू का स्थान है, मां बाराही का स्थान है, मां हिंगला देवी का स्थान है, गणकोची मैया का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस दिन उल्लेख किया था। उन्होंने भी वहां से उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने आप सबके नाम संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन गोरखनाथ मंदिर आऊंगा यहाँ, एक दिन गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और बनबसा जो हेडवर्क्स है, सिंचाई विभाग का हेडवर्क्स है, जिसका अभी हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है पिछले 21 सालों में जो नहीं हो पाया था, आज दोनों सरकारों की सहमति से लगभग वो सारा बंटवारा हो गया है। एक दिन आएंगे, क्योंकि बनबसा में हमारे यहाँ बहुत सारी कैनाल की कॉलोनियां हैं, जितना भी यहाँ का पानी है वो उत्तर प्रदेश की सिंचाई के काम आता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब पत्रकार बंधु बार बार पूछ रहे थे कि आप चंपावत की आप चुनाव लड़ने आ गए, क्या करेंगे? मैंने कहा चंपावत के लोगों का मेरा ये चौथा दौरा है अभी तक, इस बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, और 4 दौरों में मैंने जिस प्रकार का प्रेम आप सब लोगों का देखा है, जिस प्रकार का आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूं कि मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद करूं। बहुत सारे काम है। गुजरात में इसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जहां पिछले 27 सालों से बीजेपी का ही शासन है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि कल यानी 10 मई को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां राहुल एक आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं 11 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गुजरात दौरे पर रहेंगे।
वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग के बाद आगरा के ताजमहल के बाहर हिंदुवादी नेताओं की खुशी सामने आई है। हिंदुवादी नेताओं ने ताजमहल के बाहर लोगों को मिठाई बांटी और अपनी खुशी का इजहार किया। हालांकि बैरियर क्रॉस करने पर पुलिस ने हिंदुवादी नेताओं को रोका और पश्चिमी गेट के बाहर ही लोगों को मिठाई बांटने के लिए कहा। हिंदू महासभा संजय मिठाई लेकर के क्यों आए हो यहाँ पे, क्या वजह है? देखिए, जिस प्रकार एक याचिका दायर की गई है और याचिका को सुनवाई के लिए डाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग तेजो महाले मानते हैं, जिस प्रकार हमारे प्रांत के अध्यक्ष मीना दिवाकर कई बार तेजो महाले में आरती कर चुकी हैं, तो हिंदूवादी संगठन लगातार तेजो महाले की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर याचिका दायर करके कम से कम एक उम्मीद आशा दिखाई दी गई है हमें। उसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि जहाँ एक मौलाना ये कहता है वाराणसी में ज्ञानरूपी मस्जिद में कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे, वहीं अगर मिष्ठान वितरण कोर्ट के सम्मान में अगर मिठाई बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको रोका जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है, लड्डू बांटने परमिशन, तो ये ठीक नहीं है। और जबकि हम लोग लगातार लड़ाई, योगी बाबा कह चुके हैं कि इस पर आप खुले मंच पे बहस करेंगे। पुलिस ने पहुंचने नहीं दिया, रोक दिया। हाँ, पुलिस ने रोक लिया। पुलिस अगर आई कार्ड दिखाइए, लड्डू मत ले आओ, और ये मतलब एक बात तो मेरी समझ नहीं आती, मैं पूछना। श्रीलंका में आपातकाल और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान सत्तारूढ़ दल के सांसद अमरकीर्ति अथुकोड़ला की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सांसद पर कार को रोककर गोलीबारी की और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 139 लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।